मॉर्निंग एट्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं। पाठ का क्या नाम है? यह सबसे कठिन समय नहीं। इसकी कवयित्री है जया जादवानी। क्या नाम है कवयित्री का? जया जादवानी। देखिए, सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ते हैं। कवयित्री परिचय। जया जादवानी हिंदी साहित्य की उन विरल कवयित्रियों में से है जिसकी रचनाएं मनुष्य के अंतर मन की यात्राएं करती हैं। तो ये विरल कवयित्रियों में से है जिनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने लिखी हैं, वो मनुष्य के जो आंतरिक मन है उसकी भी यात्राएं करती हैं, अर्थात उसको भी, उसके अंतर मन को की भावनाओं को लेकर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। जया जादवानी का जो जन्म है वो 1 मई सन 1959 ईस्वी को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। ये 1 मई 1959 को कोटमा जनपद है जिसका शहडोल और मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इनका जन्म हुआ 1 मई 1959 को कोटमा और जनपद शहडोल और मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी में MA तथा बिलासपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में MA की शिक्षा प्राप्त की। देखो, इन्होंने डबल MA किया है। एक तो हिंदी से कहाँ से किया इन्होंने? रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से हिंदी से MA किया, और बिलासपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान से इन्होंने MA की शिक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने, इनकी ये 2 डिग्रियां हो गई MA में, एक तो हिंदी से और एक मनोविज्ञान से। नेक्स्ट है जीवन की रागात्मकता का उत्सव रचने वाली, उसे अध्यात्म प्रत्ययों की रोशनी में देखने वाली जया को तत्वमसी उपन्यास से लोकप्रियता मिली। तत्वमसी ये इनका एक उपन्यास है इनके द्वारा रचित। तो इसके रचने के बाद इन्हें लोकप्रियता मिली, लोगों की यह चाहने वाली हो गई, लोगों की इसकी उपन्यास पसंद आई। उनके कथा संग्रह, अब कथा संग्रह है अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, ये इनका कथा है, ये उपन्यास तत्वमसी। अब कथा संग्रह में अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मुझे ही होना है बार बार, उससे पूछो, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पे अपना हल लिए, कि कहानियों ने प्रतिभूत कर देने वाली संवेदना अर्पित की है। अर्थात इन्होंने इस सभी जितनी भी इनकी ये कहानियाँ हैं, इन्होंने एक संवेदना अर्पित की है, एक दुख दर्द जो किसान का होता है उसके बारे में बताया है, एक मजदूर का जो होता है, ऐसी संवेदना उनके इन कहानी संग्रह में प्रकट हुई है। उनके कविता संग्रह है मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी और उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, इनके परिचायक हैं, ये इनकी कविता है। उनकी कई कहानियों पर वृत्त चित्र बने हैं, इन्होंने कई कहानियां बनी जिनके ऊपर वृत्त चित्र बने हैं। वे कई संस्थानों से पुरस्कृत भी हुई हैं, कई संस्थानों में उन्होंने कहानियों के जो वृत्त चित्र बने उनके द्वारा ये पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। उन्होंने हिमालय के अत्यंत बीहड़ व मनोरम स्थल की यात्राएं की हैं। बीहड़ होता है बंजर, जिसमें कुछ भी नहीं पैदा होता है। तो उन्होंने हिमालय के जो बंजर भूमि है उसकी, वह मनोरम और जो मन को भाने वाला लुभावना जो एरिया है, स्थल है, उसकी भी यात्राएं की है। उनके भीतर एक ऐसी आतुरता और भावाकुलता सांस लेती है जो सदैव किसी अच्छी रचना के लिए श्रुत है। देखो, लेखिका कह रही है कि उनके भीतर एक ऐसी आतुरता अर्थात जिज्ञासावश और भावाकुलता श्वास लेती है, जो भाव में बहुत ही संयम थी। तो ऐसी उनकी छवि थी जो सदैव किसी रचना के लिए प्रतिभूत रहती थी। ये इनका कवि परिचय, लेखिका कवयित्री परिचय हो गया है बेटा। तो इसमें आप लोगों को इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की और किस विश्वविद्यालय से की, और इनकी कहानी संग्रह कौन सी है, उपन्यास कौन सी हैं, और कविता संग्रह कौन सी है, और इन्होंने कहाँ कहाँ किस किस की यात्रा की, ये इनके मेन पॉइंट्स हैं।
अब कविता देखो, अब हमारी जो कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, इसके बारे में इस कविता में कवियत्री ने क्या बताया है? कवियत्री ने यह स्पष्ट किया है कि समय बदलता जा रहा है, आज का जो समय है वो बदलता जा रहा है। कवियत्री हमें ये समझा रही है, किंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। अभी जीवन जीने के लिए ललक रहनी चाहिए, अभी हमें निराश नहीं होना चाहिए। समय बदल रहा है, जीने की जो ललक है, जो हमारी जिज्ञासा है, वो बनी रहनी चाहिए। एक चिड़िया चोंच में तिनका लेकर घोंसला जो है वो बनाने जाती है। देखो लेखिका हमें कह रही है कि एक चिड़िया जो है, देखो एक पक्षी है, वो भी चोंच में तिनका लेकर घोंसला बनाने जाती है। वह रचनात्मक सोच रखती है, वो भी अपनी सोच को रचनात्मक रखती है कि वह तिनका तिनका करके अपना घर बना लेगी। इसके लिए वह उड़ान भरने को तैयार है, वह उड़ान भरने के लिए तैयार है। गिरती हुई पत्तियों को रोकने के लिए मानव हाथ बढ़ाना चाहता है। गिरती हुई पेड़ से जो गिरती हुई पत्तियां हैं नीचे जमीन पे, उनको रोकने के लिए ऊपर ही मनुष्य हाथ बढ़ाना चाहता है। भीड़ भरे स्टेशनों से रेलगाड़ी का जाना इस बात का प्रमाण है कि अभी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। भीड़ भरे स्टेशनों से जो रेलगाड़ी है वो जाता है, तो उसका ये प्रमाण देती है हमें कि इसकी भी कोई ना कोई प्रतीक्षा वहाँ करता रहता है। गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन पर अवश्य पहुँच जाएगी, जो गाड़ी है वो अपने स्टेशन पर अवश्य पहुँचेगी। सूर्यास्त होने की चेतना देकर कोई सुरक्षित घर में आने को कहता है कि जैसे जैसे सूर्यास्त होता है तो सभी पशु पक्षी इंसान सभी अपना काम धंधा छोड़ के कहाँ आने की कोशिश करते हैं? अपने घर सुरक्षित आने की चेष्टा करते हैं। दादा नानी कहानियाँ सुनाकर बच्चों के मन में एक उत्साह जगाए रखती हैं। पहले के ज़माने में आज की मम्मी दादा दादियों के पास तो बच्चे कम जाते हैं और उनके पास ना ही अब टाइम रहता है, लेकिन पहले दादा नानी की कहानियाँ बच्चे बहुत सुनते थे, तो उनमें वो उत्साह जगाए रखती थी। वही स्थिति आज भी है। लेखिका कह रही है कि वही स्थिति आज भी है। दादी आज भी बच्चों को प्रेम पूर्वक अंतरिक्ष लोक की कहानियाँ, परिलोक की कहानियाँ सुनाती है। लेखिका कह रही है कि आज भी दादी बच्चों को बहुत प्यार और प्रेम से अंतरिक्ष की कहानियाँ और परियों की कहानियाँ सुनाती रहती है। जो लोग शेष रह गए हैं सुनाती है, पर जो लोग शेष रह गए उनकी कहानियाँ इस प्रकार दादी सुनाती रहेगी। वो कह रहा है कि ऐसी ही कहानियाँ हमेशा दादी सुनाती रहेंगी। अतः समाज और जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखिका ने स्पष्ट रूप से कहा है, मनुष्य को एक आत्म विश्वास जगाने के लिए उसमें कहा है कि समाज और जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। समय बदला है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं वो अभी भी यथावत हैं। मनुष्य अभी बाकी है, अर्थात जो हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जो मनुष्यता है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी उसमें इंसानियत बाकी है। तो बेटा ये हमारा कविता के बारे में, ये जो कविता है वो कल पढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और लेखिका परिचय के जो मेन पॉइंट्स हैं 5 से 7 वो आपको नोटबुक में लिख लेने हैं और उन्हें याद कर लेना है। धन्यवाद।